सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब के सब एकदम मस्त हो गए और अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। आप सभी को इस टेंस का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, बट अब इस बात की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, क्योंकि आज से हम टेंस का टेंशन खत्म करने वाले हैं। इट्स मीन हम आज से शुरू करने वाले हैं टेंस, जहां पर हम टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको एक एक करके बहुत ही डीप में स्टडी करके सीखेंगे और इस टेंस का टेंशन और कंफ्यूजन सारी चीजें खत्म होने वाली है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कह सकते हैं अपने ग्रामर सेक्शन का, जो कि है हमारा टेंस। तो टेंस क्या होता है, इसके पार्ट कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यानी अगर हिंदी में कोई हमारा सेंटेंस लिख के आ गया तो उसको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो उसी के लिए हम यहाँ पर टेंस को सीखते हैं। तो टेंस को सीखने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेंस होता क्या है, ठीक है, और ये कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीजें। अब अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस कुछ नहीं, बस क्या होता है, टाइम यानी समय ही होता है। क्या होता है, समय। अब समय क्या होता है, तो टेंस क्या होगा, समय के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा कि जो कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट मीन टू से कि कोई भी घटना घट रही है। ठीक है, तो वो जो घटना घट रही है वो किस समय घट रही है, ठीक है, किस समय घट रही है, उसी के बारे में जब बताएगा तो वही हमारा क्या हो जाता है, टेंस कहलाता है। जैसे अगर कोई भी घटना है, ठीक है, कोई भी घटना है, मान लो क्या हुआ, आपके कल में घटी। कब घटी, आपके कल में, यानी पास्ट टाइम पे वो चीज घटी, तो क्या होगा कि हाँ वो चीज हो चुकी है। ठीक है, या आपके फ्यूचर में यानी कल आपके साथ क्या होगा, वो जब समय के बारे में बताए तो वही क्या होगा, टेंस। या अभी जो हो रहा है, जैसे अभी अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इस समय आप क्या कर रहे हो, वही क्या होगा, हमारा टेंस होगा। ठीक है, तो यानी हर वो क्षण जिस समय क्या हो, कोई ना कोई इवेंट हो रही हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी घटना जब घटेगी, चाहे वो क्या हो, हमारे पहले घट चुकी हो, अभी हो रही हो या बाद में हो, वो सब क्या होगी, टेंस के अंदर ही आएगी। अब यही से ही हमें पता चलता है कि जो टेंस होता है वो उसके कितने टाइप होते हैं। तो अगर टाइप की बात करते हैं तो जो हमारा टेंस होता है वो मेनली 3 तरह का होता है। कितने तरीके के, 3 तरीके के। कौन कौन से, सबसे पहला आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहा जाता है, वर्तमान काल। ठीक है, यानी कुछ ऐसा जो प्रेजेंट टाइम पे अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज किसमें होगा, वर्तमान में होगा। फिर पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल मतलब जो चीजें बीत चुकी हो। ठीक है, क्या हो, जो चीजें बीत चुकी हो वो किसमें आएंगी, पास्ट टेंस में। फिर फ्यूचर टेंस, जो चीजें आने वाली होंगी। ठीक है, जैसे हमें ये नहीं आ रहा, ये हमारा पास्ट था, अभी हम ये पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है और हम टेंस को अच्छे से सीख जाएंगे, ये हमारा क्या होगा, फ्यूचर होगा, यानी भविष्य होगा। तो समझ आया यहाँ से कि टेंस कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, हमारे साथ दोहराते चलिए ताकि आप भी अच्छे से सीख सके। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन 3 तरीके के होते हैं टेंस। अब देखो, ये जो 3 तरीके के मेन तरीके के टेंस होते हैं, ठीक है, यानी काल, इनको भी 4 अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको भी देख लेते हैं। तो अगर हम टेंस की बात करें, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, या फिर वो हमारा फ्यूचर टेंस हो, क्या क्या, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चारों को हम क्या करते हैं, इन्हीं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होगा परफेक्ट टेंस। क्या होगा, परफेक्ट टेंस। और चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या क्या, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर वो प्रेजेंट का है तो इन्हीं के आगे प्रेजेंट लगा देंगे, अगर वो पास्ट का हुआ तो उसके आगे हम पास्ट लगा देंगे, या फिर अगर फ्यूचर का हुआ तो उसके आगे हम फ्यूचर लगा देंगे। समझो कैसे, जैसे मान लो अगर ये हमारा प्रेजेंट टेंस का है तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर अगर यही प्रेजेंट का है तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये बन गया। अगर यही हमारा पास्ट का हुआ तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर यही सेम चीज किसका हुआ, फ्यूचर का हुआ, तो फ्यूचर में क्या बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो हमारा टेंस होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और कितने सब पार्ट में डिवाइड होता है, ये सारी चीज हमने सीख लिया। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, पहले प्रेजेंट के बारे में, फिर पास्ट के बारे में और फिर हम फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हिंदी के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे इंग्लिश में करेंगे, ये सारी चीजों को एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है वो कैसे, उसको हम हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे और किस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, इसको पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि जो हिंदी का वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि इस टेंस में काम का वर्तमान में करना या होना पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में जैसे अभी, ठीक है, जो वर्तमान में हो रहा है ऐसी घटनाएं जब होंगी तो वो किसमें आएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज है जो होना चाहिए, क्या, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। क्या क्या, ता है, ती है, ते है, ता हूं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि वह खेलता है, तो एंड में क्या आ रहा है, ता है, तो वो मिल रहा है ना। तो जब भी किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं तो वो किसका बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि कोई भी हिंदी का जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से हम एक एक टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन पर एक एक करके हम देखते हुए और समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। उस टाइप के जो हमारे वाक्य आएंगे उनको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इन चीज को हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए क्या होता है, कुछ रूल दिए गए हैं, उन्हीं रूल के ही अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेशन करना होता है। अगर हम वो रूल नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसलेशन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं रूल को ही ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं। तो जो हमारा पहला रूल है वो क्या है, यहाँ पर हमारा जो पहला रूल दिया गया है वो ये है कि अगर ही, सी, इट या एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जो भी गिनती में एक होगा। ठीक है, क्या चीज, जो भी गिनती में एक होगा उसी चीज को हम एक वचन कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, यानी क्रिया जो हम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो टीच, ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो स्टडी या रीड, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगा के, जैसे टीच का क्या हो जाएगा टीचर, रीड का रीड्स, तो ये ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं, हम सिंगुलर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देते हैं और तब क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर बन जाएगा। देखो मेनली यहाँ पे बताने का एम ये है कि जब एक वचन हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब की भी क्या होगी, एक वचन ही आनी चाहिए। अब क्यों, देखो इंग्लिश में क्या है कि जितने भी वर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो, क्या लिखा, गो, तो गो जो है ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो इस प्लूरल को ही क्या करना, जब सिंगुलर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाकर ही क्या करते हैं, हम उसे सिंगुलर बनाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ठीक है एस और ईएस लगाते हैं, लेकिन एस कहाँ लगाएंगे और ईएस कहाँ लगाएंगे, तो ठहरो जरा, हम बताते हैं कि एस और ईएस कहाँ लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है कि नॉर्मली एस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। इसका क्या मतलब है, जो मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस की जो वर्ब आएंगी उसमें एस लगाते ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हमारे वो क्या होंगी, वर्ब्स होंगी जहां पर आपका एस लगा के काम नहीं चलने वाला है, तो वहां पर यस या ईएस लगाते हैं। अब वो कौन सी है हम वो देख लेते हैं।
जैसे परंतु जिन क्रियाओं के अंत में ओ एस सी एच या एक्स क्या होना चाहिए, ओ डबल एस सी एच या एक्स आना चाहिए, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, ई एस लगा के सिंगुलर बनाएंगे। ठीक है, देखो ये चार चीजें, जैसे अभी हमने लिखा था गो, क्या लिखा था, गो, तो गो का जब सिंगुलर एंड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, एंड में क्या आ रहा है, ओ, तो इसका क्या हो जाता है सिंगुलर, जी ओ ई एस, ये क्या बन जाता है इसका सिंगुलर, और ये प्लूरल। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पे पास क्या थी, पास, पी ए डबल एस, पास, पास मतलब गुजरना, क्या हो जाएगा पासेस, पी ए डबल एस ई एस, पासेस। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर यानी बहुवचन से एक वचन में बनाते हैं। ठीक है, अभी समझ आया, जिन भी वर्ब के एंड में ओ डबल एस सी एच और एक्स रहेगा वहां पर हम ई एस लगाएंगे, बाकी सब में एस जोड़ कर ही क्या करेंगे, हम उसको सिंगुलर बना लेंगे। तो समझ आया, यहाँ पर ही सी इट और जो एक वचन करता होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट हमने यस या ईएस लगाकर ही क्या कहते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। अब इसका जो सेकंड रूल है हम वो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो रूल नंबर सेकंड है वो क्या कहता है। यहाँ पर रूल नंबर सेकंड दे रखा है कि अगर आई बी यू दे, क्या क्या, आई बी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे कह रहा है कि जब भी आई बी यू दे या बहुवचन करता है प्लूरल फॉर्म, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन करता होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे गो, अगर हम गो यूज करें तो गो ही आएगा, कभी वहां पे गोस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि उसमें यस या यस नहीं लगाते। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव के दो मेन रूल, जिसको हमें याद रखना है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, जिसके लिए हमने आपके सुविधा के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर की ही बेसिस पे हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर क्या है, यस या ईएस फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म का क्या मतलब है, जब सब्जेक्ट इनमें से कोई आई बी यू दे या बहुवचन होगा तब क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट ही सी इट और एक वचन होगा तो क्या आएगा, यस या ईएस फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज सीखा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया है जिसकी हेल्प से हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल लिया गया है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कि वह मधुर गीत गाती है। ठीक है, तो क्या ये जो हमने सेंटेंस लिया, वाक्य लिया, क्या सच में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर एंड में क्या लिखा है, ती है, क्या है, ती है, और हमने लिखाया था जब किसी भी वाक्य के एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूं ये सब आते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। देखो एंड में आ रहा है, जब यहाँ पर वे विद्यालय जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ते है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो हम जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने लिखा है, इसी स्ट्रक्चर की ही बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की भी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म ही आएगी। अब हम यहाँ से देखते हैं, कह रहा है वह मधुर गीत गाती है, तो वह और गाती यानी लड़की है, लड़का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट सी, क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट सी। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी आया है, और जो रूल नंबर 1 था उसमें क्या लिखा था, ही सी इट और एक क्वेश्चन करता है, यानी अगर कोई एक सिंगुलर नेम भी होता तो वहां पर वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, क्रिया, गाने का, क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो सी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स की एस या वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की यस या ईएस फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो गाना यानी सिंग क्या होता है, सिंग, एस आई एन जी, और क्या लगा देंगे, एस। क्यों, क्योंकि इसके एंड में ना ही सी एच है, ना ओ है, ना डबल एस है, और ना ही एक्स है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एस लग जाएगा। तो सी सिंग्स ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या गाती है, ए स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत, तो सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। तो
यहां से हमने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन कर दिया। तो वह मधुर गीत गाती है, जिसका क्या हो जाएगा, सी सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, अब हम अपने अगले एग्जांपल पे देखते हैं। अगला हमारा है वे विद्यालय जाते हैं। क्या लिखा है, वे विद्यालय जाते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, तो वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। क्या कहते हैं, दे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। ये हो गया। अब ये बताओ कि जो दे है वो रूल नंबर 1 में आया है, रूल नंबर 2 में। तो आप कहोगे सर ये तो रूल नंबर 2 में आया है। क्या है, प्लूरल यानी दे, और दे के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, दे आ गया। उसके बाद में फिर अगला क्या होता है, वर्ब। सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब। अब वर्ब क्या है, जाना। तो जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। क्या कहा जाता है, गो। तो दे गो। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो ओ आया है, आपने ईएस नहीं लगाया है। तो आप ये भी तो देखिए कि जो यहाँ पर वर्ब है, क्या वो ही सी इट या प्लूरल है, नहीं, वो क्या है यहाँ पर प्लूरल है। इसलिए गो के साथ कभी भी एस या यस नहीं लगाएंगे। तो दे गो कहाँ जाते हैं, विद्यालय यानी स्कूल। तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपके लिए दिए गए हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। अगर आपको अफर्मेटिव समझ आ गया है तो नेगेटिव को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। सारी चीजें कहीं ना कहीं अफर्मेटिव के ही रूल पर डिपेंड करती हैं, बस थोड़े थोड़े से चेंजेज है, और वो क्या चेंजेज है वो हम आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 ही रूल है। पहला, अगर ही सी इट या एक क्वेश्चन करता होगा तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, डज नॉट आएगा। क्या आएगा, डज नॉट आएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे जब भी अगर सेंटेंस हम निगेटिव बनाएंगे तो कभी भी वर्ब में जो हम लिखते थे एस या यस लगाते थे ना, वो कभी भी नहीं लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर देखो डू के साथ जो ईएस लगा है वो उसी में क्या होता है, कवर हो जाता है। तो अलग से यहाँ पर लगाने की नीड नहीं पड़ती है। यही क्या कर देता है, उसको सिंगुलर बना देता है। समझ आया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी अगर निगेटिव होगा और ही सी इट या एक क्वेश्चन करता होगा तो उसके साथ क्या, डज नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज नॉट। दूसरी चीज आती है कि अगर आई बी यू दे या बहुवचन करता है, ठीक है, क्या क्या, आई वी यू दे, अगर इसके अलावा या फिर बहुवचन करता है तो हम डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, क्या क्या, अगर ही सी इट है या एक वचन है तो डज नॉट, और आई बी यू दे या फिर क्या हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट का यूज करेंगे। और कभी भी वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करेंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस को बना रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपकी सुविधा के लिए एक स्ट्रक्चर लिख दिया है, और इसी स्ट्रक्चर की ही बेसिस पे जो हमारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन होगा वो पूरी तरीके से इसी पे ही होगा। देखो, तो हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, कैसे है, इसको एक एक करके हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 एग्जांपल लिया हुआ है और इन्हीं ही एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो देखो, पहला एग्जांपल दिया गया, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही देखना है क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमने देखा ता है, इसका मतलब है। फिर दूसरे में देखा जो ते हैं, इसका मतलब है, यानी इसका हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बना सकते हैं। अब हम इसको बनाते हैं। कह रहा है वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो यहाँ पे करता है यानी लड़का है, तो क्या हो जाएगा, वह के लिए ही, क्या आएगा, ही। तो हमारा तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट की बात कर रहा है, डू या डज क्या लगाओगे। तो जब सब्जेक्ट ही है तो ही किसमें आ रहा है, ऊपर वाले में, यानी ही सी इट और एक वचन, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा, डज। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज, और उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नॉट, डज नॉट। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब यहाँ पे ढूंढेंगे क्या है, तो जब वर्ब ढूंढेंगे तो क्या है, याद करना ही वर्ब है। यहाँ पे याद नहीं करता तो याद करना, तो ही डज नॉट लर्न, लर्न मतलब याद करना। ही डज नॉट लर्न, क्या नहीं याद करता है, अपना पाठ। तो ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। हिज लेसन जो है वो किसमें आएगा, ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब लिखने के बाद में जितनी भी चीजें बचती हैं वो सब किसमें आ जाती है, ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, हिज लेसन, हिज लेसन। ठीक है, क्या है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से इसको ट्रांसलेशन कर दिया है। अब अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। क्या कहते हैं, वी,
बी आ गया। अब वी क्या है, रूल नंबर सेकंड में है, तो यानी आई वी यू दे या बहुवचन करता है, जैसे आई हो गया, बी यू दे या बहुवचन करता हो जाएगा, तो किसका यूज करेंगे हम, डू नॉट का यूज करेंगे। तो वी के साथ में क्या आ जाएगा, डू या डज, तो हमने देखा कि क्या आएगा, डू आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी फिर डू और प्लस में नॉट, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो खेलना क्या होगा हमारा, यहाँ पर वर्ब है, तो जब वर्ब है तो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, क्या कहते हैं, प्ले। तो बी डू नॉट प्ले, हम क्या नहीं खेलते हैं, फुटबॉल, तो बी डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, क्या हो गया, बी डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को स्ट्रक्चर की हेल्प से बहुत ही आसानी से कर दिया। अब इसी निगेटिव में एक खास होता है जो अभी आपको मैं बता दिए देता हूँ। देखो, जब अगर सेंटेंस में नॉट आएगा, ठीक है, यानी नहीं, तो हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाएंगे। लेकिन कभी अगर मान लो बाय द वे कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको आप बना रहे हैं और सेंटेंस में नहीं के बजाय क्या आ जाए, कभी नहीं, क्या आ जाए, कभी नहीं। लेट्स सपोज जैसे याद, यहाँ पे कभी नहीं, ठीक है, ये क्या लिख उठे, कभी नहीं, जैसे वह अपना पाठ कभी नहीं याद करता है, ठीक है, क्या चीज, वह अपना पाठ कभी नहीं याद करता है। तो जब भी अगर कभी नहीं आ गया, तो जो हमने अफर्मेटिव में रूल पढ़ा है, ठीक है, क्या चीज, अफर्मेटिव में रूल पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट या एक क्वेश्चन होगा तो यस या यस लगाते हैं ना, या फिर जो हमने प्लूरल में पढ़ा कि आई बी यू दे होगा तो क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और यहाँ पर अगर कभी नहीं आया है तो कभी भी डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे कभी नहीं के लिए, हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। देखना, ध्यान से देखना कि इसको हम कैसे करेंगे। जैसे अगर दे देता है, वह अपना पाठ याद कभी नहीं करता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कभी नहीं, तो कुछ ये ऐसे ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। देखो, ये क्या होता है, वह के लिए फिर से वही ही, ठीक है, फिर कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नेवर, ही नेवर। और यहाँ पर देखो ही आया है, तो हमने वहां पर देखा था कि ही के साथ या ही सी इट या एक क्वेश्चन होता है तो यस या यस लगाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ही नेवर लर्न, क्या होगा, लर्न। और लर्न में क्या है, एस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना ही ओ है, ना एस, डबल एस है, ना सी एच है, ना एक्स है, तो क्या आ जाएगा, लर्न। ही नेवर लर्न्स, क्या हो जाएगा, हिज लेसन, हिज लेसन। तो इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ सीधा सा कहने का मतलब बस इतना सा था कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आ जाएगा, कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करेंगे, और बाकी के जो रूल है वो क्या होगा, जो अफर्मेटिव में दोनों हमने पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, लेकिन उससे पहले यहाँ आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस आ जाऊंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसके लिए क्या रूल होगा, एक एक करके उसको भी हम समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान दो चीजें हो सकती है। पहला कि किसी भी वाक्य के एंड में क्या हो, क्वेश्चन मार्क का साइन दिया गया हो, और दूसरा उस पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन वर्ड दिया, जैसे क्या, क्यों, कैसे, अगर ये सारी चीजें आती है तो उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। और अगर ये आया हुआ है तो वही क्या हो जाता है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे नेगेटिव में क्या होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में नकारात्मक जैसे कभी नहीं या नहीं आ जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। सिमिलर ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी होता है, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हम इसे देखते हैं। इसको भी नॉर्मल जैसे हमारा पहले किया है सारे ट्रांसलेशन को वैसे ही किया जाएगा, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। इसका जो बड़ा पहला रूल है वो ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, क्या चीज, इस पर गौर करिएगा, क्या शब्द से हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे ये देखते हैं। अभी तक हमने यही बताया था कि जब भी अगर ही सी इट या एक क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ क्या, डज, और अगर आई बी यू दे आ रहा है या बहुवचन आ रहा है सब्जेक्ट तो उसके साथ डू, तो वही चीज हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। किसके साथ, अगर ही सी इट और एक क्वेश्चन करता है तो डज का यूज करेंगे, और आई बी यू दे या बहुवचन करता है तो डू का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आपके लिए एक स्ट्रक्चर लिख दिया है और इसी स्ट्रक्चर पर ही हम पूरा सेंटेंस फॉर्म करने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं आइए कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर है हमारा डू
या डज पहले आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या एक वचन है तो क्या आ जाएगा डज, और अगर आई बी यू दे और प्लूरल है तो क्या आ जाएगा डू आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव में कुछ भी करना लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना कभी भी मत भूलना। इसीलिए मैंने इसको स्ट्रक्चर में भी क्या किया, मेंशन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एग्जांपल लिया है हमने, उस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या लिखा है। सेंटेंस लिखा है क्या वह अपना पाठ याद करता है। क्या लिखा है, क्या वह अपना पाठ याद करता है। तो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे, क्या वर्ड से, और यहाँ पर भी क्या कहा गया है कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, क्या शब्द से। तो यहाँ पर भी देखो क्या से हुआ है, और इसमें भी क्या मैं खाना पकाता हूँ, तो इसमें भी किससे शुरू हुआ है, क्या से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरीके के वाक्यों को हम कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहले डू आएगा या डज, तो ये डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने किसके पास, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, वह। तो वह क्या किसमें आएगा, ही सी इट वाले में, आई बी यू दे वाले में। तो हमें पता है कि वह ही सी इट और एक क्वेश्चन में आएगा, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, डज का। किसका यूज करेंगे, डज का। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज। डज उसके बाद में फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। डज ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज ही लर्न। डज ही लर्न हिज लेसन। देखो क्या जाएगा, हिज लेसन। ठीक है, हिज लेसन। और अंत में क्या आएगा, यहाँ पुलिस स्टॉप मत लगा देना, ये ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव में कभी भी पुलिस स्टॉप नहीं, हमेशा क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा क्या होगा, क्या वो अपना पाठ याद करता है। तो डज ही लर्न हिज लेसन, डज ही लर्न हिज लेसन। इस तरीके से हमने क्या किया, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। अगला देखते हैं, क्या मैं खाना पकाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्या से स्टार्ट होना चाहिए, मैं मतलब क्या कहते हैं, आई। तो अब ये चेक करेंगे किसमें से, तो ही सी इट और एक क्वेश्चन, तो उसके साथ डज, तो उसमें तो आ नहीं रहा। फिर आई बी यू दे, तो हमने देखा आई हमारे सेकंड वाले में मिल रहा है, और इसके साथ क्या यूज करते हैं, डू का। क्या यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे डू। ठीक है, इसका डू। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई। डू आई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या है, खाना पकाना, यानी खाना नहीं है, पकाना हमारी क्या है, क्रिया है। क्रिया के लिए हम क्या करेंगे, कुक। पकाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कुक। ठीक है, क्या करेंगे, डज आई कुक। उसके बाद में क्या, वर्ब हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, डज आई कुक फूड। क्या होगा, डज आई कुक फूड। फिर उसके बाद में एंड में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा जब अगर किसी भी सेंटेंस में जो हमारा सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग क्या शब्द से हो, किससे, क्या शब्द से। अब मान लो अगर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सेंटेंस के मिड में यानी बीच में आ जाएगा, तब हम कैसे करेंगे, वो हम रूल नंबर सेकंड में सीखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका रूल नंबर सेकंड क्या कहता है। ठीक है, देखो इसका रूल नंबर सेकंड ये है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में WH वर्ड हो तब। इसका क्या मतलब है, अगर कभी भी कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है और क्वेश्चन वर्ड जो है वो उस सेंटेंस के बीच में आएगा, तो वो क्या होगा, रूल नंबर सेकंड के ही अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझने वाली बात ये आती है कि हमारा क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड होता क्या है। तो पहले ये समझते हैं, उसके बाद में हम आगे की चीजें समझेंगे। तो यहाँ पर हमने WH वर्ड को लिख दिया है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसका। अगर ये सारे वर्ड हमें क्या हो सेंटेंस के बीच में, जैसे कब, क्यों, ये सब मिल रहे हैं ना, तो जब ऐसे ही वाक्य के बीच में आएंगे यानी उनकी स्टार्टिंग क्या से ना होके ऐसे सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, उनको WH वर्ड है यानी रूल नंबर सेकंड से सॉल्व करेंगे, और वो WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर हमने हिंदी की इंग्लिश भी लिख दी है ताकि आपको क्या हो, इजी हो चीजों को समझने में। तो अब सेम वही रूल चलेगा जो पहले चलता था। अगर ही सी इट और सिंगुलर है तो क्या लेके आएंगे, डज, और अगर आई बी यू दे है या प्लूरल है तो वहां पर हम डू का यूज करेंगे। वो सारे के सारे जो रूल है वो पहले वाले ही एज इट इज है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पहला जो हमारा एग्जांपल है वो ये है, वह अपना पाठ कब याद करता है। क्या आया, वह अपना पाठ कब याद करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वह के बजाय क्या करते हैं, कोई एक नाम ले लेते हैं। चलो यहाँ पर हमने राम कर दिया। ठीक है,
क्या कर दिया, राम। ठीक है, तो राम यानी एक अकेला है तो ये क्या होगा, सिंगुलर में आ जाएगा। तो राम अपना पाठ कब याद करता है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में क्या दिया गया है, सबसे पहले WH में डू या डज इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम ढूंढें कि WH वर्ड कहाँ है, तो देखो इनमें से कोई एक मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कब, और कब सबसे पहले आया है, और कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन। क्या कहते हैं, व्हेन। तो ये सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्हेन हो गया, व्हेन। अब आता है अगला डू या डज। डू और डज किसके अकॉर्डिंग आएगा, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, और राम क्या है, एक क्वेश्चन क्या करता है, इसीलिए इसके साथ में क्या आएगा, डज आ जाएगा। तो व्हेन डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। व्हेन डज राम, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हेन डज राम लर्न। व्हेन डज राम लर्न हिज लेसन, लर्न हिज लेसन, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो यहां पर हमने क्या किया, इसका ट्रांसलेशन कर दिया। क्या दिया गया था, राम अपना पाठ कब याद करता है, क्या हो जाएगा, व्हेन डज राम, क्या है, व्हेन डज राम लर्न हिज लेसन। ठीक है, अब हम अपना अगला वाला देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सीता और गीता खाना क्यों पकाती है। ठीक है, तो सीता और गीता खाना क्यों पकाती है, तो इसके लिए क्या होगा, सीता और गीता से ही पूछना पड़ेगा कि वो खाना क्यों पकाती है। पर ठीक है, यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन करते हैं कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो, क्या आप पहले देखेंगे कि इसमें कहीं पे WH वर्ड दिया गया, तो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, क्यों। और देखो क्या इसमें क्यों है, हाँ ये सेकंड नंबर पे क्यों है, और क्यों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वाई कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई। क्या लिखा, वाई। अब बात आती है डू आएगा या डज आएगा, तो हम जाते हैं किसके पास, अपने सब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट जो हमारा आई बी यू दे या प्लूरल हुआ तो डू आएगा, ही सी इट या सिंगुलर हुआ तो डज आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सीता और गीता कितने हैं, दो लड़कियां हैं, सीता और गीता। तो जब एक से ज्यादा होता है तो क्या होता है, बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पर बहुवचन के लिए क्या आ जाएगा, डू। क्या आएगा, डू, वाई डू। फिर सब्जेक्ट कौन कौन, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता, ये हो गया। अब वर्ब, वर्ब क्या होगा, कुक। ठीक है, वाई डू सीता एंड गीता कुक फूड। ठीक है, सीता और गीता खाना क्यों पकाती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो इसका हो जाएगा व्हाई डू सीता एंड गीता कुक फूड। तो इस तरीके से हमने जो है इंट्रोगेटिव का जो रूल नंबर सेकंड है वो भी सीख लिया है। अब एक छोटा सा रूल और रह गया है, हमने अगर उसे सीख लिया तो आज जो प्रेजेंट टेंस का टेंशन था वो खत्म हो जाएगा। तो जो एक छोटा सा एक और रूल रहेगा उसको भी सीख लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बता देता हूँ, ध्यान सुनो। अगर मान लो कभी ऐसा हो कि ये जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो निगेटिव में आ जाए, ठीक है, क्या जैसे सीता और गीता खाना क्यों नहीं पकाती है, ऐसे आ जाए कि वो निगेटिव में बन जाए। तो जब भी अगर कभी ऐसे आ जाए कि सीता और गीता खाना क्यों नहीं पकाती है, तो बस इतना सा काम करना है कि जहां पर तुम्हारा सब्जेक्ट का इन होगा, जैसे व्हाई डू सीता एंड गीता नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या कर देना, नॉट लगा देना है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। या उससे पहले जब अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा था उसमें भी सेम ही काम, अगर कभी भी निगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बस नॉट लगा देना है, हमारा निगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जिस रूल की मैं बात कर रहा था उसे देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी रूल की। अब ये क्या कहता है, अब हम इसे देख लेते हैं। तो देखो इसका क्या कहना है कि जब प्रश्नसूचक शब्द यानी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो ही क्या करे, सब्जेक्ट का काम करने लग जाए तब। अब कौन सा क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का काम करेगा ये देख लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्या चीज, कौन, यानी जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हु। अगर यही जो हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करने लग जाए तब उस टाइम हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। तो देखो इसका जो ट्रांसलेशन है वो कुछ हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर दे दिया है और इसी स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे हम ट्रांसलेशन का काम करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है। जब हु ही क्या होगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो क्या होगा, हु हमारा सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, अब वर्ब में क्या होगा, हमेशा वर्ब की ईएस, यस या ईएस फॉर्म। ठीक है, क्या चीज, यस या ईएस फॉर्म।
ये आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, ये यही हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एस या ईएस है, ये जो अफर्मेटिव में हमने बताया हुआ था, ये बिल्कुल वहीं से ही ये यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या दिया गया है, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो क्या बताओगे, निशान सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देते हैं कौन, क्या दिया गया है, कौन, तो यहाँ पर उसके लिए क्या आ जाएगा, हु, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, और उसके बाद में यहाँ पर सिखाता है, तो क्या होगा, हु सिखाना या पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा, हु टीचेस, तो टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस या एस फॉर्म, तो सी एच आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर, तो हु टीचेस तुम्हें, यानी यू, हु टीचेस यू, क्या अंग्रेजी, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, और लास्ट में क्या करना है, हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब जो हमारा अगला एग्जांपल है ये हम देख लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल दिया गया है, वह बाजार क्यों नहीं जाती है, क्या लिखा है, वह बाजार क्यों नहीं जाती है। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव है, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था, ठीक है। तो उसी के ही यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा पूरा इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या, वह और जाती है, यानी वो क्या है, लड़की है, तो जब लड़की है तो क्या हो जाएगा, सी, लेकिन ये कैसा है, इंट्रोगेटिव का है, और यहाँ पर क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन वर्ड, यानी क्यों, और क्यों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, व्हाई, क्या कहते हैं, व्हाई। अब इसके बाद आता है कि डू आएगा या डज आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, वह, यानी सी, तो क्या, ही सी इट, और एक वचन, अगर ये सब्जेक्ट होते हैं तो हमारा क्या आता है, डज, क्या आता है, डज। तो यहाँ से क्या हो, व्हाई डज, और उसके तुरंत बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, व्हाई डज सी, और हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर नहीं आ रहा है तो नॉट लगा देंगे, तो व्हाई डज सी नॉट, उसके बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब, तो बाजार नहीं जाती है, तो क्या होगा, व्हाई डज सी नॉट गो, फिर ऑब्जेक्ट में टू मार्केट, कहाँ नहीं जाती है, मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाई डज सी नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रांसलेशन को देखा कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन को करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी, और कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।